साथियों, तो आइए पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बोर्स मॉडल। परमाणु संरचना का बोर्स मॉडल काफी महत्वपूर्ण है और हम लोग रदरफोर्ड मॉडल इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। उस वीडियो में आपको हमने बता दिया था कि सबसे पहले जो रदरफोर्ड ने एक प्रयास किया परमाणु की संरचना बताने के लिए, उसने अपने प्रयास में नाभिक का खोज भी कर लिया। नाभिक में सही सही बताया भी कि नाभिक धनावेशित होता है, उसका आकार बहुत छोटा होता है, जो कि बताया कि 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होता है। ये सब खोज उन्होंने कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ दोष आ गए थे। क्या दोष आए थे कि उसका कक्षा जो है स्थिर कक्षा नहीं माना गया था, वो एक सर्पाकार कक्षा हो जा रहा था इलेक्ट्रॉन का। उसमें परमाणु को अस्थायी नहीं माना गया था। ये सब कुछ दोष थे जिसके चलते वो असफल रहा। उनका सिद्धांत रदरफोर्ड मॉडल जो परमाणु संरचना रहा वो असफल रहा। और उसकी इस असफलता को दूर करने के लिए 1913 ईस्वी में हम लोग एक मॉडल आया, उसको कहते हैं परमाणु संरचना का बोर्स मॉडल। लोग कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक। आनी बोर साहब ने जो अपना मॉडल तैयार किया था, उनको उसे बोर्स मॉडल कहते हैं या बोर मॉडल कहते हैं। तो परमाणु संरचना में इन्होंने सुधार किया है, स्पेशली कोई मॉडल अलग से नहीं, बल्कि जो रदरफोर्ड की जो कमी रही थी उसी को ठीक करने की कोशिश किया है। तो हम लोग उसकी कमी को ठीक करने के लिए जो सबसे पहला कमी था वो था कि उनका जो कक्षा था वो सर्पाकार हो जा रहा था। तो उस कमी को इन्होंने कैसे ठीक किया? तो इस समय एक जो सबसे बड़ा इन्होंने को हेल्प मिला था, इन्होंने जो काम किया था उसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की सहायता से काम थ्योरी दिया था। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के सहायता से यह मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। दो चीजें ये याद रखिएगा कि इसके जो परमाणु संरचना का जो मोर मॉडल है वो किस पर आधारित है? तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, नील्स बोर ने जब दिया था उसके पहले मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आ गया था। मैक्स प्लांक साहब थे जिन्होंने एक क्वांटम थ्योरी दिया था। और क्वांटम थ्योरी जो है एक महत्वपूर्ण थ्योरी था कि किसी भी जो ऊर्जा के विकिरण होते हैं उसमें एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होता है, और वो एक निश्चित ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रिश्ता नहीं है, बल्कि एक क्वांटा होता है। यानी एक ऊर्जा का निश्चित पैकेट होता है, वो पैकेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। जब भी ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं एक पैकेट के रूप में होते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि एक पैकेट के रूप में जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग कहा गया मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। और मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी का ये मतलब था कि ऊर्जा हर समय थोड़ा थोड़ा अगर नहीं जाएगा, जब भी जाता है तो एक पैकेट जाता है, एक क्वांटा जाता है, और उस क्वांटा जाएगा तो जब भी उसे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा जाएगा, गेन भी होगा तो निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगा, और निकलेगा भी तो निश्चित मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगा। इसके सहायता से इन्होंने अपना बोर्ड मॉडल में दिया था। तो कैसे दिया, क्या दिया, इस पर हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोर्स मॉडल का जो सिद्धांत है या बोर्स मॉडल का जो परमाणु संरचना था, उन्होंने कमी को दूर करना शुरू किया कि कैसे कक्षा जो है वो सर्पाकार कक्षा क्यों नहीं होगा, स्थिर कक्षा का एक सिद्धांत दिया है। तो पहला सिद्धांत इनका था स्थिर कक्षा का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत था उसको हम लोग कह सकते हैं स्थिर कक्षा का सिद्धांत इन्होंने पहला दिया था। ये कई बार पूछता है कि स्थिर कक्षा का सिद्धांत कौन दिया था, तो कई बार या निश्चित कक्षा का सिद्धांत, इसी को कह सकते हैं स्थिर कक्षा का सिद्धांत या निश्चित कक्षा का सिद्धांत। तो एक ही बात है, ये पूछता है। तो ये किसने दिया था? मतलब फिक्स्ड ऑर्बिटल रहेंगे। निश्चित कक्षा मतलब फिक्स्ड ऑर्बिटल रहेंगे। फिक्स्ड ऑर्बिटल कहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगा।
कक्षा कहते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है वृत्ताकार कक्षा में, उसको हम लोग कहते हैं कक्षा। नाभिक के बाहर जो घूमेगा। तो इसने कहा कि इस कक्षा में रदरफोर्ड कहा था कि कक्षा में घूमता है, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक निश्चित कक्षा में घूमता है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूमता है, और हर कक्षा एक कक्षा नहीं है बल्कि एक ऊर्जा स्तर है। कक्षा ही केवल नहीं है बल्कि एक ऊर्जा स्तर है। उस कक्षा पर एक निश्चित वहां ऊर्जा है, आगे जाएंगे तो एक अलग ऊर्जा है, आगे जाएंगे तो और अलग ऊर्जा है, यानी सब जगह एक अलग अलग एनर्जी है और वो एनर्जी लेवल पर स्थित है। तो उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के ये नाभिक है, इसके चारों ओर एक अलग अलग ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा का लेवल है, ऊर्जा का लेवल है इस तरह से। और ये लेवल इस तरह से अलग अलग ऊर्जा का लेवल है, यानी ऊर्जा का एक अलग अलग स्तर है। और जिसका स्तर जहां पर रहने, जिस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जिस कक्षा के लेवल के अनुसार रहेगा उसी कक्षा में रहेगा। कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के कक्षा में रहेंगे, यानी निचले ऊर्जा स्तर में रहेंगे। अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाला में रहेंगे, अधिक ऊर्जा वाला और उच्च ऊर्जा में, अधिक ऊर्जा वाला और उच्च ऊर्जा में, यानी ये सभी क्या है, ये सभी कक्षाएं हैं। और कक्षाएं हैं मतलब ये ऊर्जा स्तर है, अर्थात इसमें अलग अलग ऊर्जा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में भी अलग अलग ऊर्जा होती है। तो जिस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जिस कक्षा के बराबर होगा, जिस ऊर्जा स्तर के बराबर होगा, उसी में घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा और कक्षा का ऊर्जा बराबर होता है, जिसके चलते वहां कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए जो बात थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ऊर्जा का नुकसान होगा, निरंतर इतनी करेगा, तो ये इसके साथ लागू नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा जब तक वह एक निश्चित कक्षा में घूमता रहेगा, तब तक। जब तक वो निश्चित कक्षा में घूमता रहेगा तब तक वो किसी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा, उससे किसी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, क्योंकि जो कक्षा का ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा एक होता है, उसमें एक लेवल, एक बराबर ऊर्जा होता है। इसलिए हमेशा उस कक्षा में रहते हुए वो आराम से चक्कर लगाते रहेगा, कोई ऊर्जा का हानि या कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। तो इसे यही कहा था, पहला इसका ये था, समझ रहे हैं। तो ये कक्षा है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और सबका इलेक्ट्रॉन इसका ये अलग है। ये कक्षा का इसको कहा गया के कक्षा, इसने अलग अलग कक्षा नाम दिया था, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, ऐसे से नाम दिया था उन्होंने। इनकी अलग अलग कक्षा है और अलग अलग कक्षाओं में घूमता है। इस तरह से वो कक्षा, ती कक्षा, ऐसे जितना है सब अलग अलग कक्षा में घूमेंगे। और सबका जो नीचे वाले कक्षा रहेगा उसका ऊर्जा कम रहेगा, आगे वाला कक्षा रहेगा उसका ऊर्जा अधिक रहेगा, आगे वाला कक्षा रहेगा उसका ऊर्जा अधिक रहेगा, यानी सब अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षा रहेंगे और उसमें अलग अलग ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो अपने ऊर्जा के आधार पर सेलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा कक्षा सेट करेगा, और उसी ऊर्जा में। अब ये अपना है कि इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा कक्षा में नहीं रह सकता। तो इसका मतलब लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, तथा जब तक वह निश्चित कक्षा में रहता है, जब तक वह निश्चित कक्षा में रहता है, तब तक किसी प्रकार का ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, तब तक किसी प्रकार का ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है, पहला बात है ना। तो इसीलिए जब ह्रास नहीं होगा तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो भी उसका लॉस की बात हो रही थी कि कक्षा ये हो जाएगा, सर्पाकार हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये पहली बात। इसका मतलब इसको हम लोग इसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, निश्चित कक्षा, या यहाँ कह सकते हैं निश्चित ऊर्जा स्तर, इसको कह सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, इसी को ऊर्जा स्तर भी कहा गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया कि निश्चित कक्षा घूमते हैं, इसलिए जब तक उस कक्षा में रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का किसी प्रकार का ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा, ये बात समझ में आ गई।
अब दूसरी बात आई, पहला बात ये था, दूसरा बात आया, दूसरा बात ये है कि जब अगर इलेक्ट्रॉन कभी उसमें ऊर्जा कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा कम होगा या ज्यादा होगा, ये थोड़ा प्लैंक्स क्वांटम के हिसाब से जब घुसेगा, तो जैसे हम लोग कहीं शादी विवाह बराती में जाते हैं, तो जब भी मिलता है तो नाश्ता के रूप में तो एक पैकेट में मिलता है ना, एक डब्बा या एक पैकेट, तो जब भी मिलता है तो एक पैकेट मिलता है, चाहे लिया जाता है तो एक पैकेट मिलता है, ले जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जब भी एनर्जी जाएगा तो एक क्वांटा आएगा, और नहीं निकलेगा तो एक क्वांटा जाएगा। तो उसी तरह से जब भी एनर्जी का ह्रास होगा या लॉस होगा, तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा जाएगा या निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलेगा। तो उस निश्चित मात्रा से एनर्जी गेन इतना होगा कि चाहे तो वो अगले कक्षा में पहुंच जाएगा, यानी तो फिर अगले कक्षा से होगा तो निचले कक्षा में आ जाएगा। तो हमेशा एक ये होता है कि अगर यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन के पास से कहीं ऊर्जा कम या ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर है ज्यादा हो गया तो यहाँ पर चला जाएगा, और कम हो गया तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता कम हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर चला जाएगा। तो एक निश्चित जब भी होगा तो एक एनर्जी का अगर गेन करता है तो निश्चित मात्रा में गेन करेगा और एक अलग कक्षा में चला जाएगा। लॉस करता है निश्चित मात्रा में लॉस करेगा और सीधे निचले कक्षा में चलाएगा। इसलिए एक निश्चित मात्रा में एनर्जी का लॉस या गेन होता है, और उस स्थिति में ये एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा। तो एनर्जी तभी लॉस या गेन होगा, तो यहाँ पर एक ध्यान रखेगा, एनर्जी तभी त्याग या ग्रहण करता है, या तो एनर्जी का त्याग या ग्रहण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है। तो यहाँ पर है कि एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है या आता है, दूसरे कक्षा में जाता है तब इसके द्वारा ऊर्जा का त्याग अथवा अवशोषण होता है। इसके द्वारा ऊर्जा का त्याग अथवा अवशोषण होता है। ठीक है, ये कब होता है? इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, तब इसके द्वारा ऊर्जा का त्याग अथवा अवशोषण होता है। जैसे अगर एक कक्षा, अब देखिए समझिए कि एक कक्षा से बड़ा अधिक ऊर्जा वाला से निम्न ऊर्जा में आएगा तो त्याग हो जाएगा, उच्च से निम्न में आएगा तो त्याग करेगा, ज्यादा ऊर्जा से कम आया तो त्याग कर देगा। और अगर नीचे से ऊपर कक्षा में जाना है तो अवशोषण करेगा वो एनर्जी, और तब वो बड़ा कक्षा में जाएगा। तो हमेशा ये दो स्थिति पर नहीं करता, कभी एनर्जी ग्रहण करता है, कभी एनर्जी त्याग करता है। लेकिन कब? जब कक्षा त्यागना, एक कक्षा से दूसरे कक्षा जाना होता है। और इस समय जो होता है, एक कक्षा जो दूसरा E2 मान एनर्जी लेवल जो पहला कक्षा जिस कक्षा से गया उसको E2 मान लें, और E1 कर लें। जिसमें गया वो E2 हो गया, जिसमें था उसको E1 करें। तो E2 घटा E1 बराबर होता है h न्यू। एक एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी डेल्टा ई इसको कर सकते हैं, डेल्टा एनर्जी। इसे दोनों के बीच का जो एनर्जी घटा उसको हम लोग डेल्टा एनर्जी का अंतर बराबर क्या होगा? h न्यू। तो h न्यू जो है ये प्लांक्स, यहाँ पर h बराबर प्लांक सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। h बराबर है, सॉरी प्लांक का स्थिरांक है, h बराबर प्लांक का स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, h बराबर प्लांक स्थिरांक है। और प्लांक स्थिरांक बराबर होता है 6.625 गुने 10 पर पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आप इसके आधार पर किया जाता है। न्यू मैंने आवृत्ति है, न्यू क्या है वहां पर? आवृत्ति है। इसको न्यू पढ़ते हैं, आवृत्ति है। इसको ये है, या फिर इसको ई बराबर एससी बटा लैम्डा होता है, वो इसी को कहा जाता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया कि जो एनर्जी होगा तो कितना त्याग, कितना ग्रहण करेगा, तो h न्यू करेगा। यही सिद्धांत जो है इसको कहते हैं प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत की सहायता से इन्होंने बताया कि जब एनर्जी त्याग ग्रहण करेगा तो h न्यू करेगा, जो कि प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत के आधार से लिया गया है। तो उस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अगर जब भी एनर्जी त्याग करेगा चाहे ग्रहण करेगा तो h न्यू करेगा, और h न्यू करेगा तो सीधा चाहे एक कक्षा से दूसरा कक्षा में चला जाएगा, चाहे दूसरा कक्षा से पहला कक्षा में आ जाएगा। ये स्थिति होगा। ठीक है, ये इन्होंने दो बड़ी बात कही थी। उसके बाद जो अगला बात इन्होंने कहा कि जो उबे एक इनका नया दिया हुआ बात थी, दो बातें, और तीसरा एक नई बात इन्होंने कहा था, वो कहा था कि इसका जो कोणीय संवेग होगा कक्षा का वो फिक्स
एक फार्मूला दिया कि वही हमेशा कोणीय संवेग जैसे घूमता है तो कक्षाओं का कोणीय संवेग होना चाहिए, तो कक्षाओं का कोणीय संवेग का एक मान दिया था। तो क्या लिखेंगे, स्थिर कक्षा लिख दीजिए, स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग, स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग बराबर होता है NH/2 NH/2 होता है। ठीक है, तो ये NH/2 जो है कोणीय संवेग, ये इन्होंने दिया था कि जो कोणीय संवेग होता है वो कोणीय संवेग NH/2 है, इसी कक्षा में घूमेगा जहां n बराबर कक्षा संख्या, जहां n बराबर एक पूर्णांक संख्या पर, n बराबर पूर्णांक संख्या बराबर 1 2 3 4 5। मतलब ये दशमलव में नहीं रह सकता, ये जब भी रहेगा तो ये 1 2 3 4 5, इसलिए कक्षा होगा तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी। दशमलव में कक्षा संख्या नहीं होता है, 1.5 कक्षा 2 कक्षा नहीं होता है, इसलिए कक्षा सीधा यही इसी से पता चल जाता है कि चाहे भी घूमेगा तो पहला कक्षा में, चाहे दूसरा कक्षा में, चाहे तीसरा कक्षा में, चाहे चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, क्योंकि जब भी कोणीय संवेग होगा तो NH/2 है, जब भी n का मान होता है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। इसीलिए जब भी घूमेगा तो एक फिक्स राउंड पूर्णांक वाला कक्षा में घूमेगा, एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। यहाँ पर 1.25 कक्षा, 1.5 कक्षा, 1.25 कक्षा, 2.5 कक्षा, 3.25 कक्षा ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट वाला बात नहीं है, जब भी होगा तो पूर्णांक संख्या होगा। इसीलिए कहा कि जब भी कक्षा होगा तो एक फिक्स पूर्णांक में होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जो भी होगी, और इसलिए होगा क्योंकि इसका कोणीय संवेग NH/2 होता है। NH/2 कोणीय संवेग का फॉर्मूला जानते हैं, कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है I × ओमेगा, और I × ओमेगा इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं MVR, और MVR बराबर कर सकते हैं NH/2, ये डेरिवेशन है। तो इसको कोणीय संवेग कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि कोणीय संवेग कितना होता है स्थिर कक्षा का या निश्चित कक्षाओं का या इलेक्ट्रॉन की कक्षा का कोणीय संवेग कितना होता है, एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये तीसरा है, तीसरा पॉइंट ये आया था। और चौथा लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा था, जो कि रदरफोर्ड भी कहा था, वो कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा भाई, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच जो एक आकर्षण बल लगेगा, कौन आकर्षण बल लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल। क्या लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल। ये तो आकर्षण बल हर जगह काम करता है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, बाकी हर जगह काम करने वाला था वो गुरुत्वाकर्षण बल है। ये वैद्युत आकर्षण बल है, प्लस और माइनस के बीच में काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस है और नाभिक प्लस है, इसलिए कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत आकर्षण बल। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ये काम करेगा, है ना। और ये वैद्युत आकर्षण बल जो होता है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, वैद्युत आकर्षण बल, यह वैद्युत आकर्षण बल कौन सा बल का काम करेगा, अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। ये पूछता है अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होती है, अभी कई बार आता है, पूछा जाएगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप यही बोलेंगे कि नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और दोनों प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। और यही फोर्स जो होता है, यही फोर्स को हम कहेंगे अभिकेंद्र बल। ये खींच के रखेगा तो ये अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, इसको लिख दिया जाए। हो गया, यही 4 पॉइंट खत्म हो गया आपका बोर्स मॉडल। बस ये 4 बड़े पॉइंट थे, वही ये महत्वपूर्ण है और 4 पॉइंट सबसे आसान है। कौन सा पॉइंट, पहला तो स्थिर कक्षा सिद्धांत, जब तक एक कक्षा में रहेगा तब तक कोई एनर्जी लॉस नहीं। दूसरा कि अगर पहला कक्षा से दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा से पहला कक्षा में उतार चढ़ाव कहीं हुआ तो क्या है, एनर्जी लॉस करेगा और उस समय करेगा E2 घटाओ E1 बराबर h न्यू मतलब x मतलब प्लांक का स्थिरांक। उसके बाद स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग में आया, इसका कोणीय संवेग रहेगा NH/2 फिर यहाँ h क्या है आपको ध्यान रखना चाहिए, h बराबर प्लांक स्थिरांक। यहाँ भी h बराबर प्लांक स्थिरांक है जो वहां बताए थे, h बराबर प्लांक स्थिरांक है यहाँ भी।
हम लोग एच नहीं होता है ना, कोणीय संवेग बराबर एल एच बटा 2 पाई। तो यहाँ पर एच क्या है, ये एच है। एल बराबर कक्षा संख्या लिखे, एल बराबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये पूर्णांक संख्या है, इसको कह सकते हैं कक्षा संख्या। पूर्णांक संख्या है, इसको कह सकते हैं कक्षा संख्या। ये होगा, ये कक्षा संख्या है। यानी एन जो है सो कक्षा संख्या है, एच जो है सो एन जो है सो कक्षा संख्या है, एच जो है सो प्लांक स्थिरांक है। और 2 पाई पाई मतलब 22/7 और 2 गुणे, इस तरह से हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्लांक स्थिरांक का मान आपको बता दिए हैं 6.625 × 10⁻24 जूल सेकेंड, यानी तो 27 आधे सेकेंड भी देता है। बात एक ही है। ठीक है, चलिए ये हो गया कोणीय संवेग का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसी को कोणीय संवेग का फार्मूला तो आई ओमेगा या इसी कह सकते हैं MVR बराबर होता है NH बटा 2 पाई। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण होता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। ये 4 पॉइंट हमारे नील्स बोर साहब ने दिया था, और नील्स बोर ने देने वाला व्यक्ति जो 1913 में ये अपना सिद्धांत दिया, और इसी को कहा गया परमाणु श्रृंखला का बोर मॉडल। और इसके अभी तक हम लोग इसी को मानते हैं अस्थायी कक्षा सिद्धांत। इसी को हम लोग कहते हैं अभी निश्चित कक्षा का सिद्धांत अभी पाल करता है। इसमें भी कुछ कमी निकाल दी गई थी, ऐसी बात नहीं है। तो चलो कौन सा कमी थी, कुछ कमी है, वैसे बहुत नहीं पूछा है। लेकिन पहला कि ये पहला कमी था कि स्पेक्ट्रम का प्रभाव, स्पेक्ट्रम प्रभाव की व्याख्या की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। यह लिख दीजिए, यह स्पष्ट स्पेक्ट्रम प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। आपसे पूछ ही दिया जाए कि कुछ कमी निकालो, तो व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, दूसरा लेकिन नोट करके यहाँ पर एक और बात है कि किसी का करता है, ये क्या हाइड्रोजन परमाणु का करता है। हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करता है हाइड्रोजन परमाणु का करता है, बाकी सबका नहीं करता है। ठीक है, चलिए एक का करता है हाइड्रोजन का, बाकी सबका नहीं करता। एक स्पेक्ट्रम प्रभाव होता है कि जब उस पर एक परमाणुओं के ऊपर जब एक प्रकार का रेडिएशन छोड़ा जाता है तो उसके जो लाइट बनते हैं वो अलग तरह का प्रभाव होता है। जीमेंस इफेक्ट, स्टाक इफेक्ट, एक अलग तरह का प्रभाव होता है, उसी को कहा गया है स्पेक्ट्रम प्रभाव। तो वो स्पेक्ट्रम प्रभाव आपको हायर क्लास का चीज है, हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आपको खाली ये जानना है कि स्पेक्ट्रम प्रभाव का स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। आप उसको इतना ही काफी है आपके लिए। दूसरा है, हम ये बता रहे हैं, तीसरा है कि अणु का जो रासायनिक, अणु के परमाणुओं के बीच रासायनिक बनने से जो अणु बनता है, तो अणु निर्माण का रासायनिक अभिक्रिया, अणु निर्माण के लिए रासायनिक बंधन की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। बस ये 2 कमी है इसका। जैसे फिर कैसे बनेंगे भाई, ठीक है कक्षा में घूम रहा है तो यहाँ उप कक्षा की बात नहीं हो रही है, जबकि हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन जब रहता है अनपेड में तो ये बात की है। तो फिर बाद में आया दूसरे लोग, जब हम लोग हुन शुरू वगैरह में भरते हैं तो देखते हैं कि कुछ अनपेड रहते हैं तो वो सब करते हैं, तो वो बात के हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि रासायनिक बंधन के लिए जो जरूरी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे होगा रासायनिक बंधन, इसकी व्याख्या यहाँ नहीं ये कर पा रहे हैं। रासायनिक बंधन ये नहीं कर पा रहे हैं, रासायनिक बंधन की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं नील्स बोर, और स्पेक्ट्रम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सभी इनकी बातें ठीक थी, इन्होंने सही बताया था कि कक्षा का कोणीय संवेग H/2 पाई होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा था कि एनर्जी का जो लॉस होगा या गेन होगा H होता है, और एक कक्षा में रहता है तो एनर्जी का लॉस नहीं करता है। ये सब बातें इसकी ठीक। चलिए, तो हम लोग बोस मॉडल को अच्छे तरीके से देखें और हम इसे समझ चुके हैं।